हेलो दोस्तों, नमस्कार। द मैथ आइकन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 में वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, इनमें एग्जाम्पल मैंने करवा दिए और एग्जाम्पल में मैंने बता दिया गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं बता दिया। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनखंड के रूप में लिखो। गुणनखंड के रूप में लिखो। तो अभाज्य गुणनखंड, जैसे पहला प्रश्न क्या है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करने तो पहले हमें 140 में सबसे छोटी संख्या का भाग देना जिस जो एक अभाज्य हो। जैसे 2 का दे दिया, 2 का गया 70 टाइम 2 बार। फिर 70 में दिया 2 का दिया, फिर 35 बार। फिर 35 में 2 का जाता नहीं है, 3 का नहीं जाता, फिर 5 का दिया। फिर 35 में दिया 7 का और 7 में दिया 1 का, 7 का। ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखने हैं, जैसे ये 2 गुणा 3, 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इनको लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इस तरह से लिखना है। फिर 2 कितने टाइम आया है, 2 टाइम आया है, तो फिर इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 7। ये हो गया। ये किसके बराबर है, ये 140 के बराबर है। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये वाला होगा, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 और ये हो गया। फिर अगला प्रश्न 156 में देंगे हम 2 का 78 बार, इसमें 2 का 39 बार, इसमें 3 का 13, फिर इसका 13। तो इसका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 13। तो ये 2 टाइम हो गया, तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। ये किसके बराबर है, ये 156 के बराबर है। फिर आ गया 3825। इसमें 2 का जाएगा नहीं, यहाँ पे पता लगा लेंगे जो इकाई का अंक है वो सम है या विषम है। अगर सम है तो 2 का भाग जाएगा, अगर सम नहीं है विषम है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें 3 का दे दिया 1275 बार, इसमें 3 का दे दिया 425 बार, इसमें 5 का दे दिया 85 बार, इसमें 5 का दे दिया 17 बार। फिर इनको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये 2 टाइम है, तो ये 3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर फिर 17 का स्क्वायर। ये उत्तर आ गया इसके बराबर में। ठीक है। फिर आ है 5005। 5005 का करेंगे तो 5005 में 5 दे रखा है, तो लास्ट में पहले 5 इकाई का है, तो 5 में 5 का चेक करने के लिए 5 इकाई का आना चाहिए या 0 आना चाहिए। फिर 5 आएगा फिर 0 आएगा। 5 के टेबल में ये अक्सर आते हैं, तो यही होगा। तो 5 का दे दिया, फिर 1001, इसमें 7 का दे दिया 143 बार, इसमें 11 का दे दिया 13 बार, इसमें 13 का दे दिया, ये कर लिया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये मल्टीप्लाई ये, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 और 13। इसका कोई नहीं होगा, यही उत्तर होगा। इसमें कोई भी संख्या 2 टाइम या 3 टाइम इसमें नहीं है। फिर ये 7429। 7429 का करेंगे हम। 17 का दे दिया, फिर 19 का 437 में दे दिया, फिर 23 में 23 का दे दिया, 1 बच गया। तो फिर ये होगा 17 × 19 × 23। एक बात इसमें ध्यान देने के लिए है, तो पहले अगर संख्या 3 का दिया तो अगली वाली संख्या में इससे छोटी आने की संभावना बहुत ही कम होती है, ज़्यादा ही होती है, बड़ी संख्या ही आएंगी। तो बड़ी संख्या दे दिया, तो इसका क्या हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। फिर फर्स्ट का उत्तर ये वाला, सेकंड का उत्तर ये वाला, थर्ड का उत्तर ये वाला, 4 और 5। समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और आगे वाला प्रश्न हम नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है HCF और LCM निकालना, LCM ज्ञात करना।
और फिर इसमें लिखा हुआ है कि एलसीएम जो दो संख्याएं हैं x इंटू वाई, इनका जो गुणनफल है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करेंगे और जो संख्याएं दी हुई हैं उनका गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा, एलसीएम गुणनफल एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है, ये जांच करना है। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 का यह है, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है, उस पहला प्रश्न 26 और 91। 26 वह है 91। तो पहले हम क्या करेंगे, 26 का करेंगे, 26 का निकालेंगे तो 26 में जाएगा 2 का 13 बार और 13 में जाएगा 1 बार। फिर देंगे 91 का, फिर 91 का देंगे, तो 91 का देंगे तो इसमें कितने का चल जाएगा, 13 का जाएगा या 17 का जाएगा। तो 91 में देंगे हम 13 का, 7 का दे देंगे, 7 का 13 टाइम और 13 में 13 का दे देंगे। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका HCF देखेंगे, HCF देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन 13। अब इसका LCM देखेंगे, LCM ये मल्टीप्लाई ये 2 गुणा 13 गुणा 7, जो कॉमन है वो एक बार, बाकी के दोनों लिख देंगे। हो गया इसका, ये इस तरह से करेंगे इसका। अब इसका HCF कितना है 13 और इसका आ जाएगा LCM 13 दूना 26, 26 से को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा 182, 182। अब क्या कहा है, जांच करनी है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई ये है, तो लिखेंगे यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल टू क्या है, ये LCM इंटू HCF ये है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो 2 है ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 26 इंटू 91 बराबर में ये क्या है, LCM ये और ये 13 गुणा 182। अब हम 26 और 91 का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। 26 और 91 का गुणनफल होता है, देख कर लेंगे, तो 26 गुणा 91 ये कितने के बराबर होता है, 26 और 91 का क्या करेंगे हम, गुणनफल करेंगे, और 26 और 91 का होता है 2366। ठीक है, फिर HCF और LCM इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आसान है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, और इनका मल्टीप्लाई कितना है 182 मल्टीप्लाई 13, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि XYZ बराबर क्या है, x इंटू वाई के बराबर LCM इंटू HCF, इसके दोनों बराबर है। ये हमने क्या कर ली, इसकी जांच कर ली, क्या कर ली, इसकी जांच कर ली। नेक्स्ट इसमें क्या है, देखें, अगला प्रश्न भी यही है, 510 और 92। इनका सबसे पहले क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड जो पहले वाले प्रश्न में किए थे, उदाहरणों में किए थे, उस तरह से इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 510 का पहले कर लेंगे हम, इनको मिटा दें, 510 का कर लेंगे, और 510 का करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, इसमें 255 टाइम, और 2 का। ठीक है, फिर हम करेंगे इसमें 3 का जाएगा, और ये जाएगा 85 बार। फिर हम इसमें 5 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा
17 टाइम, और ये 17 में 17 का जाएगा एक बार। अब फिर क्या बच गया, 92। 92 में 2 का देंगे, तो 92 में 2 का देंगे तो कितना आएगा, 46। इसमें 2 का चला जाएगा, 23। 23 में 23 का एक बार। अब हमारा प्रश्न में क्या कह रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। तो ये और ये, तो पहले इनका वो क्या कर लेंगे, एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएफ सॉरी, एचसीएफ कॉमन है 2, तो एचसीएफ 2 आ गया। एलसीएम आ जाएगा इसका 2 मल्टीप्लाई 3, 2 कॉमन में है जो एक बार, फिर जो बच गई वो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और मल्टीप्लाई 2 और 23, ये इसका आ गया। और इनको सरल करेंगे तो कितना आएगा, लगभग इनको सरल करेंगे तो 23,460। इनको सबको सरल करेंगे तो कितना आएगा, 23,060 आ जाएगा। फिर इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एचसीएफ से तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो गया, एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो मैं लिख दूँ, मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये आ गया, एलसीएम कितना है 23,460 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 23 दूना 46, लगभग 46,000 कुछ, 46,920, 46,920। ये क्या आ गया आएगा, एलसीएम और एचसीएफ। अब ये दोनों बच गए, ये एक्स और एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई क्या है, 510 इंटू 90। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्फर्म है हमें ये आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको यही मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि क्या होगा, x इंटू वाई के बराबर क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ है। ये हमारा उत्तर है। क्या है ये हमारा फाइनली उत्तर है। आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 336 और 54। तो 336 में हम 2 का भाग देंगे 168 बार, 168 में 2 का देंगे 84 बार, 84 में 2 का देंगे 42 बार, 42 में 2 का देंगे 21 बार, 21 में 2 का देंगे 7 टाइम, और 21 में 3 का देंगे और 7 टाइम, 7 में 7 का एक बार, फिर 54 में दे लेंगे। यही प्रक्रिया है। 27, 54 में 2 का 27, 27 में 3 का 9 बार और 3 में 3 का एक बार। अब इनका एचसीएफ जिनमें कॉमन है वो संख्या, इनमें कॉमन देखो ये एक ही बार है ना 2, बाकी 2 नहीं है। 3 एक बार कॉमन है, 3 जो कॉमन है संख्याएं हैं वो उठाएंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया, एचसीएफ। एलसीएम जो कॉमन है वो एक बार, बाकी नहीं आई है वो सभी को सभी यहाँ लिख देंगे। तो एचसीएफ एलसीएम कितना आया 3024 और एचसीएफ कितना आया 6। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स ये है और वाई ये है, तो इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये 54 बराबर एलसीएम है 3024 इंटू एचसीएफ 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18,144 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 18,144। ये हमारा क्या है, ये हमारे पास इसका उत्तर है। अभाज्य गुणनखंड बहुत सरल है। अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करने की विधि यह है, एलसीएम ज्ञात करने की विधि यह है। 2 संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। 3 संख्याएं दे दी, 3 का भी ऐसे निकालते हैं। 4 दे दी, कितनी भी संख्याएं दे दी उनका एलसीएम इस तरह से निकाला जाता है। एलसीएम निकालने की विधि यह है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई करके ये 2 प्रोडक्ट दे रखे हैं, इनका गुणनफल करके बराबर की एक मेथड है, बराबर लेके आना है। तो ये इसका हो गया।
अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न था, चौथा। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में क्या निकालना है, मैं प्रश्न देख लूं एक बार। प्रश्न क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, वही एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, वही प्रश्न है। ज्ञात करना है। पहला प्रश्न क्या दे रखा है, 12, 15 और 21। तो पहला देख लेंगे हम, 12 और 15 और 21, इनका क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 का 6 बार, इसमें 2 का 3 बार, इसमें 3 का 1 बार, इसमें कर लेंगे, इसमें 3 का 5 बार, और इसमें 5 का 5 बार, इसमें 1 बार, फिर इसमें 3 का 7 बार और 7 में 7 बार, और यहाँ पे 1 बार। ये हो गया। अब इनमें देखो कि कॉमन क्या है, कॉमन 3 ही है। कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 3 है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा कॉमन ये रहा और ये रहा और ये रहा और एक ये एक है। तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करो या मत करो, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 3 × 1 बराबर का 3। तो मैंने पहले भी 3 ही लिखता था, 3 ही है। और इसका एलसीएम एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम देखो, जो कॉमन है वो 1 बार, जो कॉमन है वो 1 बार, 3 कॉमन 1 है वो 1 बार, बाकी के सब 2 × 2 × 5 × 7 तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 दूना 3 दूना 6 6 दूना 12 12 पंजे 60 और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 7 तो 42 बराबर 420। कितना आ जाएगा, 420। इसका एलसीएफ क्या आया, इसका एलसीएफ आया 3 और इसका एचसीएफ 3 और एलसीएम कितना है इसका, 420। ये वाला प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इसमें 2 नंबर का, क्या है, संख्या क्या है, 17, 23 और 29। तो ये 17, 23 और 29 ये संख्या भी अपने आप में एक अभाज्य ही है, तो इनका इन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 में 1 बार, 23 का 23 1 बार, 29 का 29 और 1 बार। तो अब कह सकते हैं कि ये जो अभाज्य हैं संख्या, ये अभाज्य गुणनखंड की संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या ही है, तो इनका इन्हीं संख्याओं में भाग जाएगा। दूसरी कोई भी ऐसी संख्या है नहीं जो 17 से डिवाइडेड हो या 23 से डिवाइडेड हो या 29 से डिवाइडेड हो, इसलिए हमने सीधा ये दिया। तो इसका अब समस्या है, इसका एचसीएफ क्या आएगा। तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे कॉमन ये है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसलिए यहाँ पे एलसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। एलसीएफ 1 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा, एलसीएम 13 × 23 × 29, 17 × 23 और × 29, तो इसका एलसीएफ आ जाएगा 11,339। ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसका उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या है, 8, 9, 25। 8, 9 और 25 3rd नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न शायद कितने का है, 3 का। 1.1 में 3 का है, 3 में तीसरा प्रश्न है। संख्या है 8, 9, 25। 8, 9 और
25 है। अब इनका हम कैसे करेंगे, 8 का कर लेंगे, फिर 9 का कर लेंगे, फिर 25 का कर लेंगे। तो 8 में जाएगा 2 का, 4 टाइम 2 का, 2 टाइम 2 में 2 का 1 टाइम, 3 में 3 का, फिर 3 टाइम 3 में, 25 में 5 का, 5 टाइम 5 का 1 टाइम। ये हो गया। तो इसमें कॉमन कौन सा है, इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो इसका LCF क्या आएगा, कॉमन कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका LCF बराबर आएगा 1, और इसका LCM क्या आएगा, कॉमन कुछ है नहीं तो 1 लिखने की तो कुछ जरूरत है नहीं, सभी संख्याएं मिल देंगी। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 5, ये आ गया। तो इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा जो क्या रिजल्ट आता है वो इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा फिर इसका आ जाएगा 1800। क्या आ जाएगा, 1800 इसका उत्तर है, फाइनल इसका उत्तर है। अब लास्ट में अगला क्वेश्चन है 4th नंबर। समझ में आ रहा है, इसी तरह से कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखो। परीक्षा तक हम अंत तक पूरी प्रश्नावली कर देंगे, पूरी किताब कर देंगे आसान तरीके से। प्रश्न नंबर 4, LCF दिया हुआ है 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है, प्रश्न में है। फिर LCM 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्या होता है, दोनों प्रोडक्ट दे रखे हैं A गुणा B बराबर, प्रश्न का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला A गुणा B और LCM मल्टीप्लाई HCF, ये हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसमें LCF दिया हुआ है 9, LCM ज्ञात करना है, दोनों प्रोडक्ट हमारे पास हैं। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, 306 मल्टीप्लाई 657 बराबर LCM हमारे पास है नहीं, और ये LCF हमारे पास कितना है, 9। ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ये LCM हमें ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें, ये गुणा में है तो ये 9 क्या आ जाएगा, ये इसके भाग में आ जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा, LCM। तो लिखेंगे हम LCM बराबर, देखो पहले दोस्तों क्या देखो, LCM यहाँ है, यहाँ लिख लेंगे, और ये भाग वाली मल्टीप्लाई में जो जिसके साथ में जो इसके भाग में आ जाएगी, तो लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई 657 और बट्टे में 9 करें। ये बट्टे में 9 किस तरह से करें, जैसे देखो x इंटू वाई है बराबर में a इंटू बी है, तो हमें किसका मान चाहिए, अगर a का चाहिए तो b इसके नीचे आ जाएगा, अगर x का चाहिए तो y इसके नीचे आ जाएगा ना। इस तरह से ये वाला किया है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसकी काटापेटी कर लेंगे, या फिर इसका सीधा उत्तर गुणा करके इसका सीधा उत्तर निकाल लेंगे। तो इसका काटापेटी करने के बाद में, भाग करने के बाद में इसका जो आएगा उत्तर, वो उत्तर आ जाएगा हमारे पास, लगभग आ जाएगा 22,338 इसका उत्तर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, LCM बराबर 22,338। ये कैसे है, 306 में ये लोग इसमें भाग दे लो या इसमें दे लो, जो कट रही है संख्या उनको काट दो, तो बाकी की बचेगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल में क्या बचेगा, 22,338 हमारे पास बचेगा, जो कि हमारा एक उत्तर है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न है हमारे पास 5 का प्रश्न है, किसी प्राकृत संख्या के लिए n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्या करनी है, हमें ये जांच करनी है। क्या करनी है, ये हमें जांच करनी है। ये हमारे पास एक
प्रश्न है, किताब में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये जांच करनी है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये मैंने पहले पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं। अब इसका जो उत्तर है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ये लिखा हुआ है समाप्त हो सकती है, तो 0 पर समाप्त होना सकती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है? 2 गुणा 5 आना जरूरी है। तो 2 गुणा 5 करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 लिखेंगे तो ये क्या 0, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अगला क्या लिख रखा है जी, 6 की पावर n, तो 6 की पावर n, तो 6 का करेंगे गुणनखंड तो क्या आएगा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 को करेंगे तो 6 आएगा। ये तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, 6 गुणा 5 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, इसलिए यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगर यहाँ पर 10 लिखा हुआ होता, 10 लिखा हुआ तो 10 तो सीधे 0 पर समाप्त होगी, इसका ये कर देते, इसका भाज्य गुणनखंड कर देते, तो इसका डायरेक्ट उत्तर आ गया। कम से कम 2 गुणा 5 एक बार आएगा तो ये 10 बनाएगा, और तो 10 बनेंगे नहीं किसी से, तो ये बनेंगे तो 0 आएगा, और ये 6 की पावर n में नहीं होगा, तो 6 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 के रूप में करेंगे, ताकि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ये इसका उत्तर है। 6 का प्रश्न है ये, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों है, अभाज्य संख्याएं क्यों है। तो इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें कॉमन ले लेंगे, जो 1 से ज्यादा बार आई है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो 1 से ज्यादा बार क्या है 13, तो 13 को बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ क्या बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 13 बाहर निकाल लिया, 1 प्लस 1, फिर आगे क्या है, दूसरी में क्या है आगे दिया हुआ है, इसमें 5 है 2 बार, तो 5 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, जो कॉमन था उनको निकाल लिया, बस वहाँ पे जो निकाल लिया वहाँ पे एक बच छोड़ दिया, एक रख दिया, कॉमन हो गया ये। अब यहाँ पे इनको 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 77, और 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 आएंगे, तो 77 13 77 प्लस में 1, और दूसरे का क्या हो जाएगा 5 7 42, 42 को 2 4 से करेंगे, और 42 को 4 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, तो ये आएगा लगभग 1008, क्या आ जाएगा 1008 प्लस में 1। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो जाएगा 13 × 78, और ये हो जाएगा 5 × 1009, ताकि ये क्या है, ये दोनों क्या है एक भाज्य, क्या है भाज्य है, और ये भी क्या है भाज्य है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको मैं बता दूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ये क्या है, एक एक्स्ट्रा है याद करने के लिए, ठीक है। और ये प्रश्न, इसका उत्तर ये क्या है, ये क्या है, भाज्य। ये दोनों क्या है, भाज्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किसी खेल के मैदान में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ के चारों ओर चक्कर लगाने में सोनिया नाम की कोई लड़की है, सोनिया नाम की कोई लड़की है, उसको लगते हैं 18 मिनट। उसको कितने लगते हैं, 18 मिनट। जबकि एक रवि नाम का लड़का है, क्या है, एक रवि नाम का लड़का है, वो इस पथ के चारों तरफ चक्कर लगाने में उसको कितने मिनट लगते हैं, उसको 12 मिनट लगते हैं। भाई लड़का है, तेज दौड़ता है लड़की से, तो सोनिया इसको चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाएगी तो कितने मिनट लगाती है, कितने मिनट, 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। और रवि है, उसको 12 मिनट में पूरा, यहाँ से शुरू होते हैं तो ये सोनिया तो 18 मिनट लगाएगी और रवि 12 मिनट लगाएगा, तो ये दोनों की आगे पीछे की स्थिति बन जाएगी। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, वह दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से दौड़ना शुरू करते हैं। मान लिए कि वो 12 बजे यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, तो वो चक्कर लगाते हैं, एक 18 मिनट लगता है, एक को 12 मिनट लगता है। तो दोनों वापस कब मिलेंगे, इस प्रारंभिक पॉइंट पर दोनों आकर वापस कब मिलेंगे, कितनी मिनट के बाद में वो दोनों यहाँ पर आपस में मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 18 का क्या निकाल लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसमें देंगे 2 का भाग, तो इसमें जाएगा 6 टाइम, इसमें जाएगा 9 टाइम, फिर यहाँ पे 2 का, फिर इसमें 3 टाइम, इसमें जाएगा नहीं तो ये लिख देंगे। फिर इसमें दोनों में 3 का चला जाएगा तो 3 का कर देंगे, फिर इसमें 1 टाइम जाएगा और इसमें 3 टाइम जाएगा, फिर आगे इसमें 3 का चला जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम और 1 टाइम। ये हो गया 1 और 1। अब यहाँ पे इसका एलसीएम निकाला है हमने, क्या किया है, एलसीएम निकाला, तो 2 × 2 × 3 × 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 × 4, 4 × 12 और 12 × 36। तो ये कितना हो जाएगा, 36 मिनट। तो हमारे पास इसका फाइनली उत्तर कितना आ गया, 36 मिनट। दोनों एक साथ दौड़ना शुरू किया था और 36 मिनट के बाद में प्रारंभिक, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद वो हमें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारी प्रश्नावली 1.1 आज कंप्लीट हो गई है। जल्द ही हम 1.2 और 3, 4 पूरी करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बड़ी आसान भाषा में हम इस पूरी किताब को करेंगे। धन्यवाद।